Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear friend, today I'm going to explain the second part of the third lesson of 11th class English from the book Hornbill. The name of the lesson is Discovering Tut. In the previous part, I had explained 4 paragraphs, and in part 2, the 5th paragraph is going to be started. Let's see the text. After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3-nested coffin. तो महीनों बड़े ध्यान से राजा के फ्यूनरी ट्रीजर्स को नोट करने के बाद, फ्यूनरी ट्रीजर राजा को दफन करते समय जो खजाना भी उसके साथ दफन किया गया था, उसको बड़े ध्यान से महीनों नोट करने के बाद कार्टर ने उसके 3-नेस्टेड कॉफिन की जांच शुरू की। 3-नेस्टेड कॉफिन वास्तव में 3 कॉफिन्स आर अटैच्ड टुगेदर इन डिक्रीजिंग साइज। एक कॉफिन सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटे साइज का कॉफिन उसमें डाला जाता है, और फिर सबसे छोटे साइज का कॉफिन उस दूसरे वाले कॉफिन में डाला जाता है जिसमें कि डेड बॉडी रखी जाती है। तो जो कॉफिन यूज किया गया था, जो ताबूत यूज किया गया था किंग टुट को बरी करते समय, तो वो 3 नेस्ट का था, और तीसरे नेस्ट में यानी कि सबसे ऊपर वाले में डेड बॉडी थी। तो ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड ए श्राउड adorned with garments of willow and olive oil, wild celery, lotus petals, and cornflowers. The faded evidences of a burial in March or April. तो पहले वाले ताबूत को जब उसने खोला तो उसे एक श्राउड मिला, कफन, जो कि विलो और ओलिव ऑयल की पत्तियों से सजाया गया था, यानी बेत और जैतून की पत्तियों से सजाया गया था। उसमें वाइल्ड सेलरी और कमल के पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, और कॉर्नफ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया था, और जो सूख चुका था, और इस बात का प्रमाण दे रहा था कि ये जो बरियल सेरेमनी हुई होगी, जो किंग टुट को दफन किया गया होगा, वो मार्च या अप्रैल के महीने में किया गया होगा, क्योंकि दीज थिंग्स आर फाउंड इन एबंडेंट मीजर इन मार्च और अप्रैल। तो ये चीज़ें उस समय बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। तो पहले वाले कॉफिन को खोलने के बाद उसे ये फूल पत्तियों के, ये कमल की पंखुड़ियों के, इस तरह की एक माला प्राप्त हुई, जो इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रही थी कि ये बरियल सेरेमनी उसकी मार्च या अप्रैल में हुई रही होगी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और अंत में जब वो शव के पास पहुंचा तो वास्तव में वो थोड़ा सा परेशानी में फंस गया। The ritual reagents had hardened, cementing Tut to the bottom of the solid gold coffin. तो जब वो मम्मी के पास पहुंचा तो बरियल टाइम में जो रेजिन्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ममीफाई दी डेड बॉडी, डेड बॉडी को ममीफाई करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो रेजिन्स इस्तेमाल होते हैं,
रेजिन्स एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो पानी में घुलता नहीं है, तो वो रेजिन्स जो थे वो सख्त हो गए थे और उन्होंने सॉलिड गोल्ड कॉफीन से किंग टट की बॉडी को सीमेंटेड कर दिया था, चिपका दिया था। यानी कि जो रेजिन्स थे वो हार्ड हो गए थे और जो सोने का कॉफीन था और तट की बॉडी के बीच, तट की बॉडी सोने के कॉफीन में बुरी तरह से चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। व्हाट वाज टू बी डन? तो उचित बल की कोई भी मात्रा उस डेड बॉडी को हिला नहीं सकती थी, रेजिन्स इतने सख्त हो गए थे। और कार्टर ने अंत में लिखा कि अब क्या किया जाए। नेक्स्ट, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। तो इजिप्ट के इस सदर्न पार्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सन जो है वो हथौड़े की तरह चोट कर सकता है और इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कार्टर ने उन रेजिन्स को लूज करने के लिए किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मनी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई घंटे तक उसने उस ममी को कड़ी धूप में, ब्लेजिंग सनशाइन, कड़ी धूप में बाहर रखा और जिससे कि बॉडी का जो बॉडी गर्म हुई वो 149 डिग्रीज तक गर्म हुई। नथिंग बज्ड। लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद भी कुछ हिला नहीं। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and the trunk before it was possible to raise the king's remains. और अंत में उसने ये सूचना दी कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो रेजिन्स हैं, वो इतने सख्त हो गए थे कि दे हैड टू बी चिजल्ड अवे, उन पर छेनी चलानी पड़ी। यानी कि जो ट्रंक था, सोने का ट्रंक, कॉफिन और तट के बॉडी के बीच रेजिन्स जो चिपक गए थे, उनको अलग करने के लिए चिजलिंग करनी पड़ी, यानी कि छेनी से काटना पड़ा। तब जाकर के कहीं किंग के रिमेन्स को उठाना संभव हो पाया। तो जब ये सवाल खड़े हुए कि कार्टर ने चिजलिंग क्यों कर दी टूट के बॉडी की, तो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में वास्तव में कार्टर के पास कुछ विकल्प बचा नहीं था। और फिर उसने कहा कि इफ ही हैडंट कट मनी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. उसने अपने बचाव में यह कहा कि अगर वो मनी को काट करके अलग नहीं करता तो चोर जो थे वो गार्ड्स के किनारे किनारे सर्कमवेंट करके, गतिरोध उत्पन्न करके और बॉडी को अलग करके गोल्ड को निकाल लेते। अपने बचाव में कार्टर ने यह रास्ता अख्तियार किया। इन द टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम। तट के टाइम में बहुत ज़्यादा राजाओं के पास संपत्ति हुआ करती थी और वे सोचते थे या वे ऐसी उम्मीद करते थे कि वे अपने संपत्ति को भी मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं।
for his journey to the great beyond. King Tut was lavished with glittering gold, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, and ceremonial apparel, sandals, seeds, and his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो अपने परलोक की यात्रा में किंग टट को ग्लिटरिंग गोल्ड्स, ग्लिटरिंग गुड्स, चमचमाती हुई चीजों के साथ दफन किया गया था। उसमें प्रेशस कॉलर्स थे, इनलेड नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, एम्यूलेट्स होते हैं जो ज्वेलरी की तरह पहने जाते हैं और वो बाधाओं को दूर करने के लिए पहने जाते हैं, यानी ताबीज़ थी। सेरिमोनियल एप्रन था, यानी कि कपड़े के ऊपर एक एप्रन पहना जाता था। सैंडल भी था, सीड्स थे जो फिटिंग गारमेंट्स होते हैं, और उसके फिंगर्स और टोज पे जो उसने पहन रखे थे। और अब तो उसका इनर कॉफिन जो था वो आइकॉनिक हो गया था, वो एक प्रतिष्ठा परक चीज हो गई थी। और मास्क था, ये सभी शुद्ध सोने के थे। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मेंस रिमूव्ड द mummy's head and severed nearly every major joint. तो इन सब आभूषणों को अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर को हटा दिया और तकरीबन हर प्रमुख जोड़ को उन्होंने काट डाला। Once they had finished, they reassembled the remains on the layer of sand in a wooden box with padding and concealed the damage. The bed where Tut now rests. तो डियर गाइस, फिर उन्होंने जब अपना काम समाप्त कर लिया तो उन्होंने बचे हुए हिस्सों को फिर जोड़ दिया और वुडन बॉक्स में रखकर सैंड की लेयर पे पैडिंग लगा करके डैमेज को छिपाने के लिए उसे लिटा दिया। और वहीं पर आज भी किंग टट जो है उसकी डेड बॉडी अभी भी पड़ी हुई है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. तो आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्व विभाग, ये बीच के दशकों में बदल गया है। वो आजकल उसका फोकस खजाने पर कम और फैसिनेटिंग लाइफ के और डेथ के फैसिनेटिंग डिटेल्स पे ज़्यादा है। तो इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज, उन रहस्यों को जानने की जिज्ञासा जिनके कारण मौत हुई। तो पुरातत्व विभाग इन बीच के दशकों में पूरी तरह से बदल गया है। आजकल उसका फोकस खजाने पर कम और जन्म और मृत्यु के रहस्यों के जानने के लिए ज़्यादा होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 1922 में कार्टर ने जब उस मम्मी को निकाला था तो उसका फोकस खजाने पर था, लेकिन बीच के सालों में फोकस खजाने पे नहीं होता था, बल्कि लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज जानने के लिए होता था। It also uses more sophisticated tools including medical technology. तो पुरातत्व विभाग अब ज़्यादा ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। In 1968, more than 40 years of Carter's discovery
anatomy professor x-rayed the mummy and revealed the startling fact beneath the regions that cakes the chest. His breastbone and front ribs are missing. तो कार्टर की खोज के तकरीबन 40 सालों के बाद, मोर देन 40 ईयर्स, 40 सालों से ज़्यादा के बाद, एक एटानमी प्रोफेसर ने, शारीरिक संरचना के प्राध्यापक ने उस ममी का एक्सरे किया और उसने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य का खुलासा किया कि नीचे वाली जो रेजिन्स लगी हुई थी ममीफाई करने के लिए, जो कि उसके चेस्ट से चिपक गई थी, तो उसमें 3 टुटकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग थी। सामने वाली पसलियां और वो वक्षस्थल की जो हड्डी होती है, तो उसने बताया कि ये मिसिंग थी। तो एक एटानमी प्रोफेसर ने 1968 में, यानी कि तकरीबन 1922 में कार्टर ने डिस्कवर किया था टुटकी टोम को, और 1968 में तकरीबन 40 सालों से ज़्यादा के बाद एटानमी प्रोफेसर ने उस बॉडी का एक्सरे किया और उसने बताया कि उसके वक्षस्थल की हड्डी और सामने की जो 2 पसलियां हैं वो मिसिंग हैं, गायब है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन with computed technology or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like the slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. तो आजकल तो डायग्नोस्टिक इमेजेस भी हो सकती है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब है सीटी स्कैन के द्वारा, जिसमें कि क्रॉस सेक्शन में सैकड़ों एक्सरे साथ साथ रखे जाते हैं, जैसे छोटी छोटी ब्रेड्स की स्लाइसेस की तरह से, और उससे वर्चुअल बॉडी बनाई जा सकती है, कंप्यूटेड वर्चुअल बॉडी बनाई जा सकती है। तो व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील आफ्टर देन एक्सरे? And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old he was at the time of his death? तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या एक सीटी स्कैनर एक्सरे से ज़्यादा टटकी बॉडी के बारे में बताएगा? तो एक सीटी स्कैनर तो सैकड़ों एक्सरे जो निकलते हैं उनको क्रॉस सेक्शन में रख करके छोटी छोटी स्लाइसेस से वर्चुअल 3D वर्चुअल बॉडी बना सकता है कंप्यूटर पे। तो इस सवाल का जवाब तो साफ साफ जाहिर है कि हाँ, वो एक्सरे से ज़्यादा रिवील करेगा। फिर अगला सवाल होता है कि क्या ये इन 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा तट के बारे में जो कि अभी अटके हुए हैं, कि वो कैसे मरा और वो कितनी उम्र का था जब उसकी मौत हुई। तो डियर गाइस, इट वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कीप वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम टॉप टू टो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।